हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एज वर्ड। स्टूडेंट्स, हमने पिछले टर्न पे आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पिछले टर्न पे कीटों के सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम कीटों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो कीटों के प्रकार हैं, विभिन्न आधारों पर कीटों को भिन्न भिन्न भागों में या भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटा है। ठीक है, जिसमें से अगर हम सबसे पहले प्रकार की बात करें तो हम बात करेंगे ऋतु के आधार पर कीटों के प्रकार। कैपिटल ए, ऋतु के आधार पर कीटों के प्रकार। तो देखो, ऋतु के आधार पर हमारी जो फसलें होती है वो कितने प्रकार की होती है? मुख्यतया दो प्रकार की। एक तो होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। तो इसी आधार पर कीट भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, एक तो खरीफ की फसलों के कीट, ऋतु के आधार पर कीट कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहले होंगे खरीफ की फसल के कीट, या फिर आप इनको बोल सकते हो वर्षा ऋतु के कीट, क्योंकि खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? जब मानसून आता है, जून जुलाई में, और कटाई कब होती है इनकी? जब मानसून चला जाता है उसके बाद। ठीक है, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में। ठीक है ना, तो वर्षा ऋतु के कीट भी बोल सकते हो आप इनको। खरीफ की फसलों के कीट जो खरीफ की फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे कि हमारा टिड्डा। हमारा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम इसको पूरे एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है ना, टिड्डा, चैप्टर नंबर 11 टिड्डा ही है हमारे बुक का। टिड्डा, ये टिड्डा वैसे तो रबी की फसल को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ज्यादा नुकसान ये किसको पहुंचाता है? खरीफ की फसल को। इसलिए हम इसको खरीफ का टिड्डा भी बोलते हैं डायरेक्टली, खरीफ का टिड्डा, क्योंकि ये खरीफ की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। टिड्डे के अलावा है कातरा। ये कातरा जो होता है रेड हेयरी कैटरपिलर होती है, इसके लाल बाल होते हैं, इसकी जो लार्वा अवस्था होती है उसकी लटके। ठीक है, रेड हेयरी कैटरपिलर। और उसके अलावा है हमारे पास में नेक्स्ट सफेद लट, व्हाइट ग्रब। ये सफेद रंग की लट होती है, मोटी सी, छोटी सी और सी आकृति की घूमी हुई रहती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके अलावा है एक और कीट का नाम आपको याद रखना है, सैन्य कीट आदि। आदि इसलिए लिखा है क्योंकि और भी लिख सकते हो आप जो खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर दूसरे प्रकार के कीट, ऋतु के आधार पर जो सेकंड प्रकार है वो है रबी की फसलों के कीट। रबी की फसल के कीट। और रबी की फसल के कीटों की बात करें हम, तो वे कीट जो रबी की फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएंगे उनको क्या बोल देंगे? रबी की फसल के कीट। अब रबी की फसल के कीटों की बात करें तो गेहूं की बात कर लेते हैं, क्योंकि गेहूं रबी की मुख्य फसल है। गेहूं हमारा श्री गंगानगर है, तो वो धान का कटोरा है, वहां गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं का तना भेदक कीट, तना भेदक कीट स्टेम बोरर कीट होता है ये, है ना। ये उदाहरण लिख रहे हैं हम, कोमा सरसों का मोइला। ये मोइला भी एक कीट है, छोटा सा कीट होता है, बहुत छोटे आकार का होता है। ये एफिड बोलते हैं इनको, है ना, मोइला। और उसके अलावा हम बात करें तो धनिये का चेपा। ये जो भी इधर लिख रहे हैं, ये सारी जो भी फसलें इधर लिखी हुई है वो क्या है? रबी की फसलें। और इनमें लगने वाले कीटों को हम क्या बोलेंगे? रबी की फसल के कीट। गेहूं, सरसों, धनिया, चना हो गया,
तो चना का फली भेदक कीट, फली भेदक है ना, फली भेदक कीट, ये भी किसका उदाहरण होगा? रबी की फसल के कीटों के। ठीक है, तो ये हमने बात की ऋतु के आधार पर कीटों के प्रकार की। उसके बाद सेकंड की बात करें हम, सेकंड आधार कैपिटल बी हम डिसाइड करें तो ये है फसलों के आधार पर कीटों के प्रकार। फसलों के आधार पर कीटों के प्रकार। अब आप सोचोगे सर अभी तो फसल के आधार पे बताए थे, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, वो जो फसल के प्रकार थे वो थे मौसम के आधार पर। अब जैसा हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो अनाज है, दाल है, या तेल निकल रहा है, उस फसल से हमको तेल मिल रहा है, या फल मिल रहा है, सब्जियां मिल रही, तो उसके आधार पे हमारी फसलें भी भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर हम कीटों को भी भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटेंगे। तो फसलों में बात करें हम, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला प्रकार यहाँ पर है अनाजी फसलों के कीट। अनाजी फसलों के कीट। तो अनाजी फसलों के कीटों में बात करें हम, तो हमारे पास अनाजी फसलों के कीट कौन कौन से हैं? यहां पे हमारे पास कातरा, सफेद लट, ठीक है, कातरा हो गया, सफेद लट हो गया, दीमक हो गया। ठीक है, ये ऐसे कीट हैं जो कि हमारी अनाज को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, प्रो मक्खी हो गया, ये क्या करती है? प्रो मक्खी ये मक्का और बाजरा को नुकसान पहुंचाती। जब पौधा उगी रहा होता है उसी समय क्या करती है? मक्का और बाजरा की उस प्रो को खा जाती। प्रो जानते हो ना आप? प्रो का मतलब होता है तना और पत्तियां। पौधे का जो वायवीय भाग होता है वो होता है प्ररोह तंत्र। ठीक है, और पौधे का जो भूमिगत भाग होता है वो मुख्यतया होता है जड़ तंत्र। सभी की बात नहीं कर रहे हम, कॉमनली बात कर रहे हैं। आलू में आप बात करोगे तो आलू में भूमिगत तना भी होता है, ठीक है ना, जिसको तुम खाते हो। तो प्रो मक्खी हो गई, और उसके अलावा एक और कीट आपको याद रखना है, गेहूं का तना भेदक कीट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवाया है। ठीक है ना, तो ये अनाजी फसलों के कीट है जो आपको याद रखने हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास दलहनी फसलों के कीट। दलहनी फसलों के कीट। अब दलहनी फसलें क्या होती है? जो दालें होती है हमारी वो होती है दलहनी फसलें। तो इनमें लगने वाले जो भी कीट होते हैं वो क्या होंगे? दलहनी फसलों के कीट होंगे। जैसे हम बात करें चने का फली भेदक, चने का फली भेदक, उसके अलावा कटुआ लट, ये क्या कर देती है? पत्तियों को काट देती है, इसलिए इसको बोलते हैं कटुआ लट। ठीक है, उसके अलावा पर्ण सुरंगक कीट भी होते हैं जो पत्तियों में सुरंग कर देते हैं। ठीक है, पर्ण सुरंगक कीट। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? दलहनी फसलों के कीटों के। ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास में तीसरे प्रकार की फसलें जो हैं हमारे पास तिलहनी फसलें। तो तिलहनी फसलों के कीट, ऐसी फसलें जिनसे हमको क्या मिल रहा है? तेल मिल रहा है। तो तिलहनी फसलों के कीटों की बात करें हम, तो जैसे सरसों है, सरसों को नुकसान पहुंचाने वाला एक कीट है सरसों का मोइला। सरसों का मोइला किसको नुकसान पहुंचाएगा? ये सरसों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसके अलावा मूंगफली है, तो मूंगफली का पर्ण सुरंगक, मूंगफली से भी तेल मिलता है ना, आपको तो पता है।
कि मूंगफली सिर्फ खाने में काम आती है, सेक कर। मूंगफली का पर्ण सुरंगक कीट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रकार की यहाँ पे, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रकार होगा हमारे सब्जियों के कीट। अब सब्जियां तो अलग फसलें हैं, ना तो उनसे तेल मिलता है, ना अनाज है और ना दालें मिलती है, तो सब्जियों के कीट या सब्जियों के कीट, सब्जियां भी फसल होती है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सब्जियां फसल नहीं होती, तो सब्जियां भी फसल होती है। और सब्जियों में हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास बैंगन। तो बैंगन का तना भेदक या फिर बैंगन का तना भेदक या फल भेदक कीट दोनों होते हैं। तना भेदक या फल भेदक कीट, ठीक है। और याद रख सकते हो आप, जैसे मटर का पर्ण सुरंगक कीट, तो ये सब किसके उदाहरण है, आपको याद रखना है, ये सब्जियों के कीटों के उदाहरण, ठीक है ना। तो सब्जियों के कीट बैंगन का तना भेदक व या फिर फल भेदक, और मटर का पर्ण सुरंगक कीट, ठीक है ना। याद रखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, है ना। उदाहरण है, डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास फल वाले भी पौधे होते हैं, तो फलों के कीट भी याद रखने हैं आपको, फलों के कीट, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बेर की फल मक्खी, बेर फली होते हैं, बेर जानते हो ना, बड़े वाले वो बेर आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे भी आते हैं बेर। तो बेर की फल मक्खी बड़े बेरों पर लगती है, बेर की फल मक्खी, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। कोमा अनार की तितली, अनार होता है ये, वैसे अनार को ही नहीं खाती, ये अनार के साथ साथ अमरूद को भी, सेब को भी, ठीक है, इनको भी, नींबू को भी नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है, अनार की तितली। और उसके अलावा एक और आप याद रख सकते हो यहाँ पर, आम का फुदका, ये छोटा कीट है जो उड़ता नहीं है, ऐसे इस प्रकार से उड़ता है जैसे फुदक रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करता हुआ चलता है, इसलिए इसको फुदका बोलते हैं, ठीक है। छोटा सा कीट होता है ये। तो आम का फुदका कीट भी क्या होता है, किसका उदाहरण है, फलों के कीटों का, ठीक है ना। ओके, और उसके ये वैसे तो कंप्लीट है, लेकिन हमारी बुक में एक और प्रकार दिया हुआ है इसी में, संग्रहित अनाज के कीट या फिर अनाज के भंडारण के समय लगने वाले कीट, ठीक है ना, क्योंकि उस समय हमारा अनाज भंडारित अवस्था में रहता है, स्टोरेज कंडीशन में। तो यहाँ पर 6 नंबर पे एक और आप लिखना, भंडारण के दौरान लगने वाले कीट। वैसे अगर आपने ये 5 भी लिखे ना तब भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बुक में दिया हुआ है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। भंडारण के दौरान लगने वाले कीट, कौन कौन से कीट है जो हमारे अनाज में भंडारण के दौरान लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप बात करें तो हम एक कीट के बारे में पढ़ेंगे, खपरा भृंग। खपरा जो कीट होता है, खपरा भृंग, ये अनाज में भंडारण के समय लगता है। तो इम्पोर्टेंट कीट है क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा चावल की धुन, चावल में क्या लग जाती है, धुन कीट लग जाती, चावल की धुन कीट का नाम है ये, है ना, ऐसे लग रहा होगा मौसम का नाम है। वो कोहरा छा जाता है तो हम ऐसे बोलते गांव में कि धुन पड़ रही है आज, धुन, है ना। तो वैसे ही चावल की जो धुन है वो कीट होती है एक तरह के, चावल को चिपका देती है पास पास, है ना, जाली की तरह बना देती। और दीमक, दीमक भी लग सकती है भंडारण के दौरान अनाज में, ठीक
ठीक है। तो भंडारण के दौरान कौन कौन से कीट लगती है, ये तीनों कीट, ठीक है। और भी कीट हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको लिखवा दे। आपको सारे उदाहरण याद रखने, समझ गए ना आप। तो हमने फसलों के आधार पर कीटों को कितने प्रकारों में बांट दिया, 6 प्रकारों, ठीक है। वैसे मेनली 5 ही है, छठा वाला हमने भंडारण वाला लिख लिया क्योंकि बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल सी, तीसरे आधार जिन पर कीटों को बांटा गया है वो है हमारे पास आर्थिक आधार। तो आर्थिक आधार पर कीटों के प्रकार। अब आर्थिक आधार का मतलब है कि हमको फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके आधार पर कीटों के प्रकार। तो या तो हमको फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे कीट, है ना। तो जो फायदा पहुंचा रहे उनको हम बोल देंगे लाभदायक कीट। पहला प्रकार है यहां पर लाभदायक कीट। जो मनुष्य को किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। यूजफुल इंसेक्ट, तो मनुष्य को क्या पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। जो लाभ पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाने वाले कीट। अब ये लाभ बहुत सारे तरीकों से पहुंचा सकते हैं, या तो ये फसलों में परागण कर देते हैं, या फिर मनुष्य के लिए कुछ जरूरी उत्पाद बना देते हैं, जैसे कि शहद बना दिया मधुमक्खी ने, लाख कीट ने लाख बना दिया, रेशम कीट ने रेशम बना दिया। तो या तो ये उत्पाद बना सकते, लाभदायक उत्पाद दे सकते हैं हमको, या फिर कुछ और भी तरीके हैं जिनसे ये सहायता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कीटों को खा रहे हैं, हानिकारक कीटों को। लेडी बर्ड बीटर दूसरे हानिकारक कीटों को खाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाले कीट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात करें हम, तो हमारे पास एक तो है मधुमक्खी, एपिस। मधुमक्खी के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। भारत में मधुमक्खी की 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं और एक अतिरिक्त प्रजाति। मधुमक्खी हो गई एपिस, और उसके अलावा है हमारे पास लाख कीट, लेसिपर लैका, लाख कीट, रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई, और बात कर लेते हैं हम लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल एक ही कीट का नाम है, छोटा सा कीट होता है जो दूसरे, बीटल नहीं है, बीटल है, दूसरे छोटे कीटों को खा जाता है। तो हमारे लिए तो फायदा कर रहा है, तो हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभदायक कीट है लेडी बर्ड बीटल। और एक और कीट आपको याद रखना है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, क्राइसोपर्ला बर्गनिया। क्राइसोपर्ला बर्गनिया, ये कीट भी हमारी बुक में दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आदि और भी लाभदायक कीट होते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो वो है हमारे पास में हानिकारक कीट, या तो लाभ पहुंचाएंगे या हानि पहुंचाएंगे। तो हानिकारक कीट, इनको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हार्मफुल इंसेक्ट। हार्मफुल इंसेक्ट्स वे कीट जो हमको क्या पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाते हैं। तो सीधी सी बात है, हानि पहुंचाते हैं। इस चैप्टर में जितने भी कीट हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, सारे के सारे हानिकारक कीट हैं, ठीक है, जो हमको हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि 1-2 उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कातरा, सफेद लट, टिड्डा, टिड्डी, टिड्डा लिखो, टिड्डी लिखो, बातें की, ठीक है। वैसे टिड्डे से ज्यादा हानिकारक टिड्डी होती है। इस चैप्टर में हम टिड्डी की बात करेंगे, लोकस्ट की, ठीक है ना।
अनार की तितली, वैसे तो हम इसमें इस चैप्टर में 10 कीट पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो उनमें से 10 के नाम लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा भरने से क्या ज़रूरत। मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर पूरे के पूरे 10 कीट हम हानिकारक कीट पढ़ेंगे, उनमें से कोई से भी नेम लिख सकते हो आप, 4-5 जो भी जितने भी उदाहरण पूछे, और कुछ नहीं पूछे तो 4-5 बताने आप, ठीक है ना। तो आर्थिक आधार पर कीट कितने प्रकार के कीट? 2 प्रकार के, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल डी, वैज्ञानिक आधार पर कीटों के प्रकार। अब वैज्ञानिक आधार है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही सही, वैज्ञानिक आधार पर कीटों के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने देखो, आपको पता है कि जब कीटों का वर्गीकरण किया था तो सभी कीटों को हमने ऑर्थोपोडा संघ के वर्ग इंसेक्टा में रखा था, है ना, क्लास इंसेक्टा में। तो इस वर्ग कीट वर्ग को या फिर क्लास इंसेक्टा को हम आगे अगर और ज़्यादा डिवाइड करें, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम भारत में रहते हैं, भारत में राजस्थान में, और राजस्थान में कोटा जिले में, और कोटा के भी अगर और बात करें हम तो कोटा के कौन से एरिया में या कौन से गांव में आप रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा कीट वर्ग है, कीट वर्ग या क्लास इंसेक्टा, कीट वर्ग या क्लास इंसेक्टा को आगे किस में डिवाइड करेंगे हम? ऑर्डर या गण में, ठीक है। को टोटल कितने गणों में बांटा है? तो इसको टोटल कीट वर्ग को कितने गणों में बांटा है? तो टोटल 29 गणों में, 29 गणों या फिर ऑर्डर्स, कितने गणों में बांटा है इसको? 29 गणों में विभाजित किया है, विभाजित किया गया है। तो आपको याद रखना है कीट वर्ग या सभी कीटों को कितने गणों में बांटा गया है? 29 गणों में, ठीक है। तो क्या ये 29 के 29 गण हमको याद रखने हैं क्या? नहीं, इनमें से केवल 13 गण ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 29 गणों में से, कीटों के 29 गणों में से केवल 13 गण ही कृषि महत्व के हैं, ठीक है। और इनमें से केवल 13 गण ही, केवल 13 गण या ऑर्डर ही कृषि महत्व के हैं। और जो हमें याद करना है, ठीक है, तो उनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस के बेस पे वो याद होंगे, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है मेरे साथ। टेबल में 2 बड़े कॉलम होंगे और एक छोटा कॉलम होगा जो कि क्रम संख्या के लिए होगा। तो मैं टेबल बना देता हूं, ठीक है ना। ओके, तो टेबल बन के रेडी है। देखो, अगर इस टेबल की बात करें तो ये टेबल आपको याद करनी है। इसमें हमने कृषि महत्व के कीटों के 13 गणों को डिस्कस किया है, ठीक है, उनके नाम और उनके उदाहरण। जैसे कि सबसे पहला गण है ओडोनाटा, और इसका उदाहरण होता है, जो कीट है इसमें, ड्रैगन फ्लाई, प्लेक्टोप्टेरा, स्टोन फ्लाई। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं, ठीक है ना। ऑर्थोप्टेरा, जो गण ऑर्थोप्टेरा है उसमें रखा जाता है टिड्डे को, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिड्डे का गण बताइए, तो आपको बताना है ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। डिप्टेरोप्टेरा, कॉकरोच और मेंटिडस को इसमें रखा जाता है। आइसोप्टेरा, दीमक को रखा जाता है। हेमेप्टेरा, मथकुण। मेलोफेगा, बर्ड लाइस नामक एक कीट है जो मेलोफेगा में रखा जाता है। थाइसेप्टेरा, थ्रिप्स को रखा जाता है इसमें, थाइसेप्टेरा, थ्रिप्स। मेकोप्टेरा, स्कॉर्पियन फ्लाई को रखा जाएगा। लेपिडोप्टेरा, तितली, सलब और कातरा को रखा जाता है। डिप्टेरा में मक्खियां और सारे मच्छर आते हैं, मधुमक्खी को छोड़कर। और हाइमेनेप्टेरा में मधुमक्खी और बर्र को रखा जाता है।
ठीक है। और लास्ट में अंतिम कोलेप्टेरा जो गण है उसमें बीटल छोटे छोटे से कीट है उनको रखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सारे तो आपको याद करने ही है वैसे तो, लेकिन इनमें से भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, उसके अलावा लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और कोलेप्टेरा, ठीक है। ये 6 है, ये तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाए मक्खियों और मच्छर को किस में रखा जाता है, डिप्टेरा में, फटाफट से, ठीक है। मधुमक्खी को हाइमेनोप्टेरा में, कातरे को लेपिडोप्टेरा में, ठीक है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। दीमक को आइसोप्टेरा में। तो ये गण हैं जो कृषि महत्व के, ठीक है। तो हमने वैज्ञानिक आधार पर कीटों को कितने गणों में बांटा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है 29 गण, और 29 में से हम कितने को पढ़ रहे हैं, 13 को। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 13 ही कृषि महत्व के हैं, ठीक है। तो जो 13 गण है केवल उन्हीं को पढ़ते हैं हम। वो तो अच्छी बात है कि 29 को नहीं पढ़ रहे, वरना 29 के 29 ही याद करने पड़ते ऐसे टेबल बना के, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कीटों का प्रकार पढ़ा, है ना, कि विभिन्न आधार पर कीटों को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्न से हम एक एक कीट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।